हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नारायण एजुकेशन हब। फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा कि एक मॉलिक्यूल के साथ दूसरा मॉलिक्यूल बाइंड हुआ कि नहीं, ये हम कैसे पता लगा सकते हैं। सो बाइंडिंग हुई कि नहीं, ये हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से पता लगा सकते हैं। वैसे तो हम मॉलिक्यूल को आंखों से नहीं देख सकते, बट जेल में हमें बैंड दिख रहा है। दैट मीन्स इनफाइनाइट मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन द बैंड। तो जब हम ये बोल रहे हैं कि हमारे पास एक 100 किलो डाल्टन का डीएनए है, इसका मतलब है टेस्ट ट्यूब के अंदर 100 किलो डाल्टन के बहुत सारे एक जैसे ही डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं। अगर सिंगल फ्रेगमेंट ही होता तो हम उसे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से नहीं देख सकते। मान लो हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब में 100 किलो डाल्टन का डीएनए एंड 40 किलो डाल्टन का प्रोटीन है और इसका हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कर रहे हैं, तो हमें दो बैंड्स मिल रहे हैं, एक 140 के ऊपर एंड एक 40 के ऊपर। हमने फर्स्ट लेक्चर में समझा था कि अगर सिंगल बैंड मिल रहा है तो बाइंडिंग हुई है, बट यहां पर दो बैंड्स मिल रहे हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है टेस्ट ट्यूब में जितने भी 100 किलो डाल्टन के डीएनए फ्रेगमेंट थे, वो सब के साथ 40 किलो डाल्टन का प्रोटीन बाइंड कर चुका है और थोड़ा एक्स्ट्रा अमाउंट भी है टेस्ट ट्यूब में। सो एक्सेस अमाउंट ऑफ प्रोटीन है, वो हमें जेल में अलग से 40 के ऊपर बैंड शो कर रहा है। और अगर मान लो हमें जेल में एक बैंड 140 के ऊपर और एक बैंड 100 के ऊपर मिला होता, तो हम समझ सकते हैं कि टेस्ट ट्यूब में जितने भी 40 किलो डाल्टन के प्रोटीन थे, वो सब 100 किलो डाल्टन वाले डीएनए के साथ बाइंड हो चुके हैं। बट टेस्ट ट्यूब में एक्सेस अमाउंट ऑफ डीएनए प्रेजेंट है, जो हमें जेल में अलग से 100 के ऊपर बैंड शो कर रहे हैं। मान लो हमारे पास ऐसा एक डीएनए फ्रेगमेंट है जिसके ऊपर एक स्पेशियल सीक्वेंस है जहां से डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, और इस सीक्वेंस को हम ओरी या फिर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं। और साथ में हमारे पास एक एंजाइम है जिसका नाम है हेलिकेज। अब ये हेलिकेज का रोल क्या है, ये हम डीएनए रेप्लिकेशन में डिटेल में समझेंगे। बट यहां पर जो डीएनए फ्रेगमेंट है उसका मॉलिक्यूलर वेट मान लो 100 किलो डाल्टन है और हेलिकेज का मॉलिक्यूलर वेट 40 किलो डाल्टन है। किसी भी मॉलिक्यूल का अगर हमें मॉलिक्यूलर वेट पता करना है तो वो हम नेटिव जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से कर सकते हैं, और इस टेक्निक के बारे में हम आगे आने वाले वीडियोस में बात करेंगे। यहाँ पर हम ये मॉलिक्यूलर वेट सिर्फ हमारे कन्वीनियंस के लिए ले रहे हैं ताकि हमें बाइंडिंग अच्छे से समझ में आए। और यहाँ पर हमें ये भी याद रखना है कि टेस्ट ट्यूब में डीएनए एंड प्रोटीन के सिंगल मॉलिक्यूल नहीं है, बल्कि एक जैसे सेम मॉलिक्यूलर वेट वाले इनफाइनाइट डीएनए मॉलिक्यूल्स एंड इनफाइनाइट हेलिकेज प्रेजेंट है, तभी तो वो हमें जेल में बैंड शो कर पाएंगे। अब इसका हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कर रहे हैं तो बैंड मिल रहा है 180 के ऊपर। इसका मतलब है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन सीक्वेंस पर हेलिकेज बाइंड हो रहा है, बट डीएनए का मॉलिक्यूलर वेट तो 100 किलो डाल्टन था और हेलिकेज का 40 किलो डाल्टन, तो बैंड हमें 140 के ऊपर मिलना चाहिए था, बट 180 के ऊपर मिल रहा है। दैट मीन्स ओरी सीक्वेंस पर एक साथ दो हेलिकेज बाइंड हो रहे हैं। और इसीलिए हमने कहीं पर पढ़ा है कि डीएनए रेप्लिकेशन बाई डायरेक्शन होता है और दो हेलिकेज एक दूसरे की ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करके डीएनए को मेल्ट करते हैं। तो एक साथ दो हेलिकेज बाइंड हो रहे हैं, ये हम कैसे पता लगा सकते हैं? जेल के ऊपर बैंड की पोजीशन देखकर। अगर बैंड ऊपर की ओर शिफ्टेड मिल रहा है, दैट मीन्स मोर नंबर ऑफ एंजाइम्स और वी कैन से मोर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाइंड हो रहे हैं, और यहां पर बैंड शिफ्ट हो रहा है। सो इस टेक्निक को हम नाम दे रहे हैं बैंड शिफ्ट ऐसे। वैसे तो इस टेक्निक के काफी सारे नाम है, लाइक इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी शिफ्ट ऐसे EMSA, और इलेक्ट्रोफोरेटिक जेल शिफ्ट ऐसे, मोबिलिटी शिफ्ट ऐसे, जेल रिटार्डेशन ऐसे, जेल शिफ्टिंग ऐसे, और जेल मोबिलिटी शिफ्ट ऐसे। सो व्हाट इज EMSA और व्हाट इज इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी शिफ्ट ऐसे?
ये एक ऐसी टेक्निक है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि कोई प्रोटीन डीएनए या आरएनए के साथ इंटरेक्ट कर रहा है या फिर उसके साथ अटैच हो रहा है कि नहीं। सो दिस इज अ टेक्निक टू डिटेक्ट whether protein is attached with DNA or RNA or not. Or we can say this technique is used to study protein DNA और protein RNA interaction. अगर कोई भी एक प्रोटीन है जो डीएनए से आकर बाइंड कर गया और अगर हम यहाँ पर देखें तो प्रोटीन और डीएनए एक दूसरे से बाउंड है, तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका जो मोबिलिटी है वो स्लो हो जाएगी। यानी कि अब ये डीएनए उतनी तेजी से नहीं भाग पाएगा जब ये अकेला भाग रहा था। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, मान लो अगर आप साइकिल चला रहे हो, अगर आप अकेले साइकिल चला रहे हो तो आप तेजी से साइकिल चला सकते हो और बहुत आगे जा सकते हो, लेकिन मैंने आपके पीछे किसी को बिठा दिया तो इसके वेट के वजह से आप उतनी तेजी से साइकिल नहीं चला पाओगे, आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। सेम चीज यहां पर भी हो रही है। जब डीएनए अकेला है वो दूर तक माइग्रेट करेगा, लेकिन वही डीएनए अगर प्रोटीन से बाउंड हो गया तो फिर वो इतनी दूर तक मूव नहीं कर पाएगा, वो थोड़ा कम मूव कर पाएगा। ओके, तो हम सब जानते हैं कि ऐसी काफी सारी प्रोसेसेस है जिसमें प्रोटीन और एंजाइम डीएनए से बाइंड करते हैं, जैसे कि हिस्टोन जो है वो डीएनए के साथ बाइंड करता है और डीएनए की रैपिंग में मदद करता है। और ऐसे ही ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ऑल द फंडामेंटल प्रोसेसेस प्रोटीन नीड टू इंटरैक्ट विथ द डीएनए एंड दैट कैन बी डिटेक्ट विथ दिस टेक्निक। से फॉर एग्जांपल आप ट्रांसक्रिप्शन के ऊपर स्टडी कर रहे हो एंड आप स्टार्टिंग में जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कर रहे हो, तब आपको बैंड नीचे मिल रहा है, फिर थोड़े टाइम बाद बैंड थोड़ा ऊपर मिल रहा है। दैट मीन्स कुछ प्रोटीन्स है जो डीएनए के साथ अटैच हो रहे हैं, और थोड़े टाइम बाद बैंड और ऊपर मिल रहा है, इसका मतलब है और ज्यादा प्रोटीन्स अटैच हो रहे हैं। और थोड़े टाइम बाद आप देख रहे हो कि बैंड वापस नीचे मिल रहा है। दैट मीन्स ऑल द प्रोटीन्स आर डिसोशिएटेड। सो विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्निक हम पता लगा सकते हैं कि कब प्रोटीन्स अटैच हो रहे हैं और कब डिसोसिएट हो रहे हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये भी पता लगा सकते हैं कि अगर मेरे पास एक डीएनए मॉलिक्यूल है तो क्या इस डीएनए के ऊपर एक ही प्रोटीन आकर बाइंड कर रहा है या फिर दो प्रोटीन बाइंड कर रहे हैं। ये भी हम देख सकते हैं, क्योंकि अगर एक प्रोटीन बाउंड होगा तो बैंड शिफ्ट थोड़ा सा ही होगा, अगर दो प्रोटीन बाइंड हुए तो और ऊपर शिफ्ट होगा। तो हम यहाँ पर ये भी पता कर सकते हैं कि एक ही प्रोटीन बाइंड हो रहा है या दो या फिर ज्यादा। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको याद रखना है कि इस टेक्निक से हम सिर्फ प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड की इंटरेक्शन ही पता कर सकते हैं, लेकिन डीएनए के कौन से सीक्वेंस के ऊपर प्रोटीन बाइंड हो रहा है ये हम इससे पता नहीं लगा सकते। बाइंडिंग सीक्वेंस आइडेंटिफाई करने के लिए हमें दूसरी टेक्निक का यूज करना पड़ेगा, जो हम आगे आने वाले लेक्चर्स में समझेंगे। मान लो अब हमें ये देखना है कि जो पर्टिकुलर प्रोटीन है वो डीएनए के साथ इंटरेक्ट कर रहा है कि नहीं। तो अब हम इसका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे तो दो बैंड्स मिले, एक बैंड्स फ्री डीएनए का है और एक बैंड डीएनए एंड प्रोटीन कॉम्प्लेक्स का। दूसरे टेस्ट ट्यूब में हम सेम वही डीएनए एंड वही प्रोटीन ले रहे हैं एंड उसके साथ एक प्रोटीन स्पेसिफिक एंटीबॉडी भी ऐड कर रहे हैं, यानी कि एंटीबॉडी विच इज स्पेसिफिक टूवर्ड्स द प्रोटीन, और इसका हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कर रहे हैं। तो हमें यहाँ क्या दिख रहा है, एक फ्री डीएनए का बैंड और एक डीएनए प्रोटीन कॉम्प्लेक्स का बैंड, ये तो मिल ही रहा है, साथ में हमें एक और एक्स्ट्रा बैंड भी मिल रहा है जो क्या है, इट इज मोर टूवर्ड्स द वेल। मतलब हम बोल सकते हैं कि इस पर्टिकुलर प्रोटीन के साथ में ये एंटीबॉडी है वो इंटरेक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से बैंड यहाँ पर क्या हो रहा है, सुपर शिफ्ट हो रहा है। यहाँ पर क्या है, डीएनए के साथ प्रोटीन बाइंडेड है, लेकिन यहाँ पर ये डीएनए है उसके ऊपर प्रोटीन बाइंडेड है और उसके ऊपर फर्दर एंटीबॉडी भी बाइंड हो गई है। तो उस एंटीबॉडी का भी तो कुछ मॉलिक्यूलर वेट होगा,
तो यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज हो गया और इसीलिए जो बैंड है वो क्या हो गया है, सुपर शिफ्ट हो गया है। आई होप कि आपको अब ये टेक्निक क्लियर हो गई होगी। तो इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मान लो यहाँ पर ये डीएनए है और यहाँ पर जो पॉजिटिव साइन है वो क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है प्रेजेंस ऑफ द डीएनए और प्रोटीन, और जो माइनस साइन है और नेगेटिव साइन है वो इंडिकेट कर रहा है एब्सेंस ऑफ द प्रोटीन। तो अब यहाँ पर लेट्स सी कि ये जो लेन है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, इस सब के वेल में डीएनए प्रेजेंट है। चारों की लास्ट रो में जो बैंड हमें मिल रहा है ये डीएनए का बैंड है, ठीक है। अब फर्स्ट लेन में देखिए, क्या यहाँ पर कोई प्रोटीन प्रेजेंट है? नहीं, क्योंकि फर्स्ट लेन में प्रोटीन ए एंड प्रोटीन बी क्या शो कर रहे हैं, नेगेटिव साइन यानी कि माइनस। तो फर्स्ट लेन में कोई भी प्रोटीन प्रेजेंट नहीं है, तो यहां पर आपको कोई भी शिफ्टेड बैंड नहीं मिलेगा, सिर्फ डीएनए का ही बैंड मिल रहा है। अब सेकेंड लेन में देखिए, यहां पर आपका प्रोटीन ए प्रेजेंट है, तो आपको जेल में क्या मिलेगा, एक शिफ्टेड बैंड मिलेगा। इसका मतलब है ये जो प्रोटीन ए है वो डीएनए के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, तो यहां पर प्रोटीन ए एंड डीएनए का कॉम्प्लेक्स बन रहा है। सिमिलरली थर्ड लेन में क्या दिख रहा है, यहां पर प्रोटीन बी प्रेजेंट है, बट प्रोटीन बी जो है वो डीएनए के साथ बाइंड नहीं हो रहा है, क्योंकि यहां पर हमें कोई भी शिफ्टेड बैंड नहीं मिल रहा है। इसका मतलब है हम बोल सकते हैं कि प्रोटीन बी का डीएनए के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं है। अब हमें फोर्थ लेन में दिख रहा है कि प्रोटीन ए भी प्रेजेंट है एंड प्रोटीन बी भी प्रेजेंट है और साथ में डीएनए भी है, तो यहां पर हमें क्या दिख रहा है, फ्री डीएनए का बैंड तो मिल ही रहा है और प्रोटीन ए एंड डीएनए कॉम्प्लेक्स का बैंड भी मिल रहा है, और इसके साथ साथ हमें एक और एक्स्ट्रा बैंड भी मिल रहा है विच इज सुपर शिफ्टेड, जो कि मोर टूवर्ड्स द वेल है। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो प्रोटीन बी है वो प्रोटीन ए एंड डीएनए कॉम्प्लेक्स के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से ये जो बैंड है वो सुपर शिफ्ट हो गया है, राइट। सो दिस बैंड इज द सुपर शिफ्टेड बैंड। अगेन यहाँ पर एक क्वेश्चन है जो कि CSIR जून 2017 के पेपर का है, एक बार इसे भी हम देख लेते हैं। अ रिसर्चर वॉज वर्किंग विथ 3 प्रोटीन्स A, B and C which may have potential role in gene expression. In order to validate the hypothesis, electrophoretic mobility shift assay was performed. The purified proteins were allowed to bind with a labeled DNA and the results obtained after autoradiography are shown below. और यहाँ पर हमने आगे देखा ऐसा ही एक डायग्राम दिया गया है जिसमें 3 प्रोटीन A, B एंड C को प्लस और माइनस साइन से इंडिकेट किया गया है। यहाँ पर लास्ट रो में जो बैंड्स दिख रहे हैं वो तो सारे डीएनए के ही है, और यहाँ पर हमें टोटल मिला के 7 लेन्स दिए गए हैं। अब देखिए फर्स्ट लेन में क्या है, प्रोटीन ए, प्रोटीन बी एंड प्रोटीन सी तीनों ही एब्सेंट है, सिर्फ डीएनए ही प्रेजेंट है, सो हमें सिर्फ डीएनए वाला बैंड ही यहाँ पर दिखेगा। सेकेंड लेन में ओनली प्रोटीन बी एंड डीएनए प्रेजेंट है, बट हमें कोई शिफ्टेड बैंड नहीं मिल रहा है। इसका मतलब है कि प्रोटीन बी डीएनए के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहा है। थर्ड लेन में ओनली प्रोटीन सी एंड डीएनए प्रेजेंट है, बट यहाँ पर भी हमें कोई शिफ्टेड बैंड नहीं मिल रहा है। दैट मीन्स प्रोटीन सी का भी डीएनए के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं है। फोर्थ लेन में ओनली प्रोटीन ए एंड डीएनए प्रेजेंट है, और यहाँ पर हमें एक बैंड तो फ्री डीएनए का मिल रहा है, साथ ही में एक शिफ्टेड बैंड भी मिल रहा है। ये इंडिकेट कर रहा है कि प्रोटीन ए डीएनए के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, और डीएनए के साथ बाइंड होने से बैंड हमें ऊपर की ओर शिफ्टेड मिल रहा है। अब क्योंकि प्रोटीन ए जो है वो डीएनए के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, तो जहां पर भी ये प्रोटीन ए प्रेजेंट है वहां पर हमें ये सेम बैंड मिलना चाहिए। तो ऐसा ही हमें लेन 5th एंड 7th में दिख रहा है। 5th लेन में प्रोटीन ए एंड प्रोटीन बी दोनों ही प्रेजेंट है, और यहाँ पर हमें एक बैंड फ्री डीएनए वाला और एक बैंड डीएनए एंड प्रोटीन ए कॉम्प्लेक्स वाला तो मिल ही रहा है, बट एक और एक्स्ट्रा बैंड भी मिल रहा है जो कि मोर टूवर्ड्स द वेल है। दैट मीन्स यहाँ पर प्रोटीन बी जो है वो प्रोटीन ए डीएनए कॉम्प्लेक्स के साथ
इंटरेक्ट कर रहा है, इसी वजह से सुपर शिफ्टेड बेंड मिल रहा है। 6th लेन में प्रोटीन बी एंड प्रोटीन सी और साथ में डीएनए प्रेजेंट है, बट यहां पर हमें ओनली फ्री डीएनए का ही बेंड शो हो रहा है। दैट मीन्स प्रोटीन बी एंड प्रोटीन सी का डीएनए के साथ कोई डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं है। 7th लेन में प्रोटीन ए एंड प्रोटीन सी और साथ में डीएनए प्रेजेंट है। यहां पर हमें फ्री डीएनए का बेंड तो मिल रहा है, पर उसके साथ साथ प्रोटीन ए एंड डीएनए कॉम्प्लेक्स का भी बेंड मिल रहा है, यानी कि प्रोटीन ए डीएनए के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, बट यहाँ पर और कोई एक्स्ट्रा बेंड नहीं मिल रहा है। इसका मतलब है प्रोटीन सी का न तो डीएनए के साथ सीधा इंटरेक्शन है और ना ही प्रोटीन ए एंड डीएनए कॉम्प्लेक्स के साथ कोई इंटरेक्शन है। तो हमें पूछा है कि इसके ऊपर से हम क्या क्या इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हैं। फर्स्ट लिखा है प्रोटीन ए पजेस द डीएनए बाइंडिंग मोटिव। यस, ये राइट है। तभी तो हमें जहां पर तीनों में प्रोटीन ए प्रेजेंट है वहां पर प्रोटीन ए एंड डीएनए कॉम्प्लेक्स का बैंड मिल रहा है। सेकेंड है प्रोटीन बी पजेस द डीएनए बाइंडिंग मोटिव। नहीं, इट इज रॉन्ग, क्योंकि प्रोटीन बी के पास अगर डीएनए बाइंडिंग मोटिव होता तो लेन 2 में भी जहां पर प्रोटीन बी प्रेजेंट है वहां पर हमें शिफ्टेड बैंड मिलता, जो कि नहीं मिल रहा है। सो दिस इज नॉट करेक्ट। नेक्स्ट है प्रोटीन बी बाइंड्स टू डीएनए प्रोटीन ए कॉम्प्लेक्स, यानी कि प्रोटीन बी जो है वो डीएनए प्रोटीन ए कॉम्प्लेक्स है उसके साथ बाइंड कर रहा है। यस, ये करेक्ट है, ये हम 5th लाइन में देख सकते हैं। एंड 4th इज प्रोटीन सी बाइंड्स टू डीएनए ओनली व्हेन प्रोटीन ए इज बाउंड। नो, क्योंकि लास्ट लाइन में यहाँ पर प्रोटीन ए बाउंडेड है, बट स्टिल प्रोटीन सी ने बाउंड नहीं किया, तो इसीलिए ये पॉइंट क्या है, इनकरेक्ट है। दैट मीन्स फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड सेकेंड एंड 4th स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग। तो यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है कि चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरप्रिटेशंस। तो करेक्ट कॉम्बिनेशन तो फर्स्ट एंड थर्ड है, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो इस तरीके से आपको इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी शिफ्ट ऐसे के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और अगर आप ऐसे ही और वीडियो चाहते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा।